दोस्तों, नेटफ्लिक्स का लाइव एक्शन वन पीस अडेप्टेशन आखिरकार यहाँ है। वन पीस की कहानी सिंपल है। मंकी डी लूफी समुद्री डाकुओं का राजा बनना चाहता है और वहाँ पहुँचने में उसकी मदद करने के लिए एक रैगटैग क्रू को इकट्ठा करता है। लेकिन क्या वह सफल होगा? आइए पता करते हैं। एपिसोड 1 रोमांस डॉन एक एडवेंचर स्टाइल नरेशन के साथ शुरू होता है, जो बताता है कि यह दुनिया समुद्री डाकुओं से भरी हुई है जो सभी खुले समुद्र में एडवेंचर का पीछा करते हैं। फर्स्ट सीन हमें यह दिखाया जाता है, फेमस पायरेट किंग गोल्ड रॉजर एट लास्ट पकड़ा गया और लोकटाउन में फांसी का सामना कर रहा है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है और वह इसे जानता है, इसलिए क्राउडमैन पैनिक करने के लिए अपने अंतिम शब्दों का उपयोग करता है। अपने आप को मुक्त करो, समुद्र में चले जाओ, मेरा खजाना तुम्हें ढूंढना है। बेशक वह खजाना वन पीस नाम का है और इसकी संभावना भीड़ में दंगा भड़काने, वाइस एडमिरल गारप के क्रोध को भड़काने और चोरी के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। 22 साल बाद भी गोल्ड रॉजर का खजाना नहीं मिला, लेकिन अब लंबे समय तक नहीं। सेल्फ स्टाइल्ड फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स मंकी डी लूफी खजाने का पता लगाने के लिए क्रू के बिना समुद्र में चला गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वह खुद को मुश्किल में पाता है जब उसकी स्मॉल बोट में लीकेज हो जाता है और दुर्भाग्य से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वे समुद्र पर अपना जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें तैरना नहीं आता। जैसे ही उसकी नाव डूबती है, लूफी खुद को तैरने के लिए एक बैरल में भर लेता है। अनजाने में बैरल में लूफी कुछ सेलर्स और समुद्री डाकू कप्तान अलविदा के बीच जहाज की लड़ाई की दिशा में चला जाता है। अलविदा का क्रू सेलर्स को बंदी बना लेता है और उनसे समुद्री पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। सेलर्स के कप्तान ने उसे बताया कि वे उसे सिक्सिस आइलैंड पर ले गए, लेकिन अलविदा इस बात पर विश्वास नहीं करती है। कप्तान फाइनली यह स्वीकार करता है कि हालांकि जोरो के पास उन समुद्री डाकुओं की एक लिस्ट थी जिनका वह पीछा कर रहा था, अलविदा का नाम लिस्ट में नहीं था। ये सुनकर अलविदा एंग्री हो जाती है और कैप्टन को मार देती है। वह केबिन बॉय कोबी से इस गंदगी को साफ करने के लिए कहती है। कोबी अपने जीवन में बहुत दुखी है। चीजें तब बदल जाती हैं जब लफी चालक दल द्वारा खींचे गए बैरल में से एक से बाहर निकलता है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। जब लफी खुद को समुद्री डाकू बताता है तो कोबी को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि कोबी के पास कुल मिलाकर समुद्री लुटेरों के बारे में कम से कम तार्किक दृश्य होता है और लफी चोर हत्यारे के बिल में फिट नहीं बैठता है। यह लफी को कोबी को उन समुद्री डाकुओं के बारे में सब कुछ बताने के लिए प्रेरित करता है जिनके साथ वह बड़ा हुआ था, और हमें उसके बचपन के पहले फ्लैशबैक में डाल देता है। विंडमिल विलेज में एक युवा लफी शहर में चालक दल का स्वागत करने के लिए कैप्टन शैंक्स के जहाज के डेक पर चढ़ जाता है और पूछता है कि क्या वह चालक दल में शामिल हो सकता है। शैंक्स लड़के के प्रति कठोर है, उसकी समुद्री डाकू बनने की इच्छा को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अपने दल के साथ डिस्कस करता है कि बाद में मारे जाने से बेहतर है कि लफी को अभी निराश किया जाए। लफी ने निर्णय लिया कि शैंक्स जैसा चेहरे का निशान यह साबित कर देगा कि उसके पास जो कुछ है वह है। उसने अपनी आंख के ठीक नीचे खुद को चाकू मार लिया। इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद कोबी को अभी भी समझ नहीं आया कि कोई समुद्री डाकू क्यों बनना चाहेगा, लेकिन उसकी कन्फ्यूजन को समझना आसान है। जबकि अलविदा के अंडर लाइफ ब्रूटल और अनसर्टन है, शैंक्स और उसका क्रू फ्री हैं। वे एडवेंचर्स की तलाश में जैसा उचित लगे समुद्र में घूम सकते हैं। शैंक्स जैसे रोल मॉडल के साथ ये तुरंत समझ में आता है कि लफी जैसा कोई मासूम बच्चा समुद्री डाकू क्यों बनना चाहता है। कोबी लफी के इस विश्वास से सहमत नहीं है कि चोरी का लाइफ फ्रीडम के लाइफ के बराबर है, ये देखते हुए कि वह अलविदास के दल में जिन कठोर कंडीशंस में रहता है। लफी का सुझाव है कि यदि कोबी नाखुश है तो उसे दल छोड़ देना चाहिए। कोबी के अनुसार यह असंभव है। कोबी हालांकि लफी को भागने में मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए दोनों चुपचाप डेक पर पहुंच जाते हैं। उनकी सूक्ष्मता तब तक बनी रहती है जब तक कि लूफी अनजाने में एक चप्पू को घंटी में नहीं तोड़ देता, जिससे अलविदा सहित सभी लोग जाग जाते हैं। जब कोबी तुरंत लाइन में नहीं आता है तो लफी की ईमानदारी उन दोनों को परेशानी में डाल देती है जब वह बताता है कि कोबी अलविदा को कितना नापसंद करता है, जिससे समुद्री डाकू कप्तान नाराज हो जाता है। डेक पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां लफी अपनी छाती से एक गोली उछालते हैं और अलविदा को समुद्र में गिराने से पहले अपने हाथ फैलाते हैं। इससे चालक दल में इतना डर बैठ जाता है कि वे खुशी खुशी उसे और कोबी को एक नाव और पर्याप्त भोजन देते हैं ताकि वे अपने अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। कोबी के चकित होने पर लफी ने रबर की तरफ फैलने की अपनी क्षमता के बारे में बताया। खुद को एक समुद्री डाकू के लायक चेहरे पर दाग देने की कोशिश के बाद लफी को शैंक्स से कड़ी बातचीत मिलती है,
जो कहता है कि यह निशान नहीं है जो समुद्री डाकू बनाते हैं, बल्कि उनके पीछे का सबक है। ये विशेष पाठ सीधे लफ़ी के दिमाग पर हावी हो जाता है और वह चालक दल की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक अजीब सा दिखने वाला फल मिलता है, गम गम फ्रूट, और उसकी जैसी भूख के कारण वह इसे खाने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। पब में वापस समुद्री डाकू दल को हिगुमा और उसके डाकुओं के बैंड द्वारा घेर लिया जाता है, जो शैंक्स एंड कंपनी की तुलना में बहुत कम खुशमिजाज समूह है। हिगुमा व्हिस्की की एक बोतल तोड़कर शैंक्स के साथ लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है, जिसे शैंक्स हंसकर साफ कर देता है। हिगुमा गैर टकरावपूर्ण प्रदर्शन से निराश होकर चला जाता है। लफ़ी भी उतना ही डिस्गस्टेड है, जो शैंक्स पर चिल्लाता है और उसे हंसने के बजाय वापस लड़ने के लिए कहता है। शैंक्स इसे लफ़ी को याद दिलाने के एक अवसर के रूप में उपयोग करता है कि वह उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, जिससे छोटा लड़का गुस्से में आ जाता है, या कम से कम प्रयास करें। उसे रोकने के प्रयास में शैंक्स ने उसकी कलाई पकड़ ली। केवल लफ़ी आगे बढ़ता रहा। उसकी बाँह अब रबर जैसी और कई फीट लंबी थी, जिससे हर कोई भयभीत था। इधर प्रेजेंट डे में लफ़ी कोबी के साथ ग्रैंड लाइन पर हमला करने और खजाने की तलाश में जाने के लिए तैयार है, जब तक कि कोबी यह नहीं बताता कि उनके पास अभी कोई नक्शा नहीं है। परेशान हुए बिना वह कोबी से पूछता है कि जीवन में उसका लक्ष्य क्या है, और कोबी स्वीकार करता है कि वह एक मरीन बनना चाहता है। मरीन और समुद्री डाकू कट्टर दुश्मन होने के बावजूद लफ़ी उसकी मदद करने का संकल्प लेता है, क्योंकि एक दोस्त को अपने सपनों को हासिल करने में मदद करना उसके लिए किसी भी पॉलिटिक्स से भी बड़ी बात है। वे नियरेस्ट समुद्री बेस के लिए एक प्लान तैयार करते हैं, जिससे कोबी को शामिल होने में मदद मिलेगी और लफ़ी को वह नक्शा प्राप्त करने में मदद मिलेगी जिसकी उसे आवश्यकता है। सिक्सिस आइलैंड पर बिग बैड पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो अकेले घुटनों के बल बैठा रहता है, जब तक कि उसके साथ बरोक वर्क्स का प्रतिनिधि मिस्टर 7 भी शामिल नहीं हो जाता। मिस्टर 7, जिसकी झोरो को भर्ती करने की कोशिशें तब खराब हो जाती हैं जब वह समुद्री पायरेट हंटर को लड़ाई में शामिल करने की कोशिश करता है, और इसके बजाय वह मारा जाता है और झोरो द्वारा आधे में स्प्लिट हो जाता है। ईस्ट ब्लू में कहीं और नामी नाम की एक युवा महिला एक छोटी सी नाव में बेहोश पड़ी है, जब तक कि 2 समुद्री डाकू उसे नहीं ढूंढ लेते, जिनके इरादे निःस्वार्थ से कम हैं। वे उसे अपने साथ ले जा रहे खजाने के बदले में सहायता की पेशकश करते हैं। वह विरोध करती है, लेकिन उसे किनारे कर दिया जाता है, और जब वह उनकी बड़ी बेहतर नाव के साथ दूर चली जाती है, तभी दोनों समुद्री डाकुओं को एहसास होता है कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। सभी सड़कें या समुद्री गलियां, मुझे लगता है, शेल्स टाउन की ओर जाती हैं, जो एक्स हैंड मॉर्गन के नेतृत्व में 153rd मरीन ब्रांच का घर है, जहां कोबी और लफ़ी आते हैं और बेस में रास्ता खोजने के लिए निकलते हैं ताकि लफ़ी पकड़ सके उसका नक्शा। लेकिन सबसे पहली बात, वह खाली पेट हाइस्ट को अंजाम नहीं दे सकता है, और इसलिए दोनों निकटतम शराब खाने की ओर जाते हैं। इसके अलावा उसी प्रतिष्ठान में झोरो भी है, जो मिस्टर 7 के दोनों हिस्सों को एक बैग में ले जा रहा है, और नामी एक बेखबर मरीन पर अपना जादू चला रही है। सराय के मालिक की छोटी बेटी रिका चॉकलेट से ढके चावल के गोले का उपहार लेकर झोरो के पास आती है। एक मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन के कारण रिका का सामना कैप्टन मॉर्गन के बेटे हेल्मेपो से होता है, जो सोचता है कि उन्होंने जीवन में अपना स्थान उन्हें सौंपने के बजाय अर्न कर लिया है। वह रिका की कलिनरी क्रिएशन को नष्ट कर देता है और उसे तब तक परेशान करने की कोशिश करता है जब तक कि झोरो अंदर नहीं आता और हेल्मेपो से माफ़ी मांगने का प्रयास करता है। जब बात बुरी तरह से बिगड़ जाता है तो वह बार में हर एक नौसैनिक की गांठ पर लात मारता है, बिना अपनी तलवार पूरी तरह निकाले। ये देखकर लफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, नामी को उस नौसैनिक की वर्दी चुराने का मौका देता है जिसके साथ वह छेड़खानी कर रही थी। ये लड़ाई कोबी को दुनिया में नौसैनिकों की भूमिका के बारे में निराश कर देती है, जब तक कि लफ़ी उसे चीज़ों को ऐसे ब्लैक एंड वाइट रंग में न देखने के लिए इनकरेज करता है। तार्किक रूप से अच्छे और बुरे समुद्री लुटेरों का मतलब है कि अच्छे और बुरे नौसैनिक भी होंगे। मजबूत होकर कोबी लफ़ी को नक्शा मिलते ही उसके जहाज़ को रवाना होने के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। लफ़ी गलती से प्रशिक्षण यार्ड में जोरो से मिलता है और उसने अब तक जो देखा है उससे प्रभावित होकर जोरो को अपने समुद्री डाकू दल में जगह देने की पेशकश करता है। जोरो ने मना कर दिया। आखिरकार वह एक समुद्री डाकू शिकारी है, और कुछ हल्के संकेत के बाद लफ़ी से पता चलता है कि उसने एक बार दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनने का वादा किया था। चूंकि लफ़ी एक प्रचारक नहीं तो कुछ भी नहीं है, वह झोरो को खोल देता है ताकि तलवारबाज यार्ड में फंसने के बजाय अपने सपने को पूरा कर सके और बदले में कुछ भी उम्मीद न करे।
अब स्वतंत्र और अपनी 3 तलवारें वापस पाने में सक्षम जोरो हेलमेप्पो के कमरे में घुस जाता है और उसे कुछ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है, जिससे उसे किसी और बुरी चीज के पक्ष में मारने का मौका मिल जाता है। एक भयानक बाल कटवाना। बेस के अंदर और अब एक मरीन की तरह कपड़े पहने नामी ग्रैंड लाइन के नक्शे की तलाश में मैप रूम के चारों ओर घूमता है। इसके माध्यम से अपना रास्ता छिपाने की उसकी कोशिश उसके चेहरे पर तब उड़ती है जब मरीन जिसकी वर्दी उसने चुराई थी उस पर हमला करती है और एक छोटी सी लड़ाई छिड़ जाती है। छत में एक छेद के माध्यम से लफ़ी का अचानक आगमन चीज़ों को और अधिक जटिल बना देता है। जबकि वह नामी को उसके हाल पर छोड़कर पूरी तरह से खुश है, नामी उसका पीछा करते हुए मॉर्गन के कार्यालय की ओर जाती है जहां ग्रैंड लाइन के नक्शे रखे जाते हैं। दोनों अनएक्सपेक्टेडली रूप से खुद मॉर्गन द्वारा पाए जाते हैं, जो एक कैदी को बचाने वाले समुद्री भर्ती होने के बारे में नामी के झूठ पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में जाने देते हैं। आखिरकार दोनों ऑफिस पहुंचते हैं जहां लफ़ी ने नामी को किंग ऑफ द पायरेट्स बनने के अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। जोरो की तरह वह इस विचार का उपहास उड़ाती है, ये कहते हुए कि अपराध का उसका जीवन एक विकल्प कम और आवश्यकता से पैदा हुआ अधिक है। जब कप्तान को पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है और वह अपना बदला लेने के लिए आता है तो मॉर्गन की तिजोरी तोड़ने के लिए उनके पास समय नहीं रह जाता है। जल्दी से बाहर निकलने की आवश्यकता के कारण लफ़ी ने तिजोरी को फर्श से बाहर खींच लिया और वज़न ने उसे और नामी को खिड़की से उड़ते हुए वापस आंगन में भेज दिया। मरीन्स की एक पूरी टीम द्वारा घेर लिए जाने पर दोनों बाहर निकलने के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं और जल्द ही जोरो भी शामिल हो जाता है, जो उनकी मदद करने के लिए जल्दी से बाहर निकलने का मौका छोड़ देता है। वह सीरियस और ओकेजनली मूर्ख हो सकता है, लेकिन किसी ने कभी भी उस पर हार्टलेस होने का आरोप नहीं लगाया। उनकी सफलता लफ़ी को उन्हें एक क्रू के रूप में मॉर्गन से मिलवाने के लिए प्रेरित करती है, जिसे जोरो और नामी दोनों बहुत जल्दी नकार देते हैं। तीनों ने कैप्टन मॉर्गन को काफ़ी तेज़ी से बाहर निकाला। जोरो ने अंततः प्रदर्शित किया कि वह वास्तव में 3 तलवारों का उपयोग कैसे करता है और एक बार और लफ़ी ने अपनी अंतिम चाल गम गम भिप कहकर मरीन कैप्टन को बाहर कर दिया। जोरो बताते हैं कि फिनिशिंग मूव बुलाना वास्तव में कोई बात नहीं है, लेकिन लफ़ी अविचलित रहता है। तीनों तिजोरी लेकर नामी के जहाज की ओर वापस चले गए। हेलमेप्पो उन्हें रोकने का प्रयास करता है, जब तक कि कोबी ने उसे बाहर नहीं कर दिया, जो भर्ती होने से पहले अलविदा कहने आया था। समुद्र में वाइस एडमिरल गारब को एक कॉल आती है जिसमें उन्हें चेतावनी दी जाती है कि स्ट्रॉ हैट पहने एक कप्तान के नेतृत्व में समुद्री डाकुओं ने शेल्स टाउन से नक्शे ले लिए हैं। यह जानकारी उसे बारोक वर्क्स की खोज से भटकाकर इस मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए इनफ है। कहीं और एक सर्कस के तंबू में काबाजी नाम का एक समुद्री डाकू, जिसने पूरे शेल्स टाउन बार फाइट देखी थी, अपनी रिपोर्ट अपने बॉस को देता है, जो सीजन का पहला मेजर विलन है, जो अपने लिए ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहता है, बगी द क्लाउन। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्द ही हम वन पीस के दूसरे एपिसोड और कई अन्य वेब सीरीज और फिल्म रिव्यूज हिंदी में अपलोड करेंगे। सी यू सून। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।